हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, लेकिन साथ ही साथ प्रयास ये करता है कि आपके टेस्ट हो, एग्जाम हो, कुछ भी हो, आपको प्रिपरेशन भी टाइम टू टाइम कराता रहे। तो उसी तरीके से आज का जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस के लिए ही है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की ये हम मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर नंबर 8। तो 7 पेपर सॉल्व किया है, आज हम 8वां सॉल्व करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करनी है ना, हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेपर। तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन्हें बहुत सावधानी से और फटाफट पढ़ लेते हैं। समय 3 घंटे का है, हमारे पास में 80 मार्क्स का पेपर है। पेपर हमारा 2 खंडों में विभक्त है, आ और बा। कुल 14 प्रश्न इन पूरे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, जो हमें सारे ही करने हैं, कोई नहीं छोड़ना है। खंड आ हमारा बहुविकल्पीय आधारित है, जिसके अंदर 48 प्रश्न यानी कि 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन हमें सिर्फ 40 का आंसर देना है। ये निर्देश के अनुसार काम करना है हमें। फिर उसके बाद आते हैं हम खंड बा में, जहां पर हमसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्नों के साथ विकल्प मौजूद हैं। आपको बहुत सावधानी से सारे निर्देश पढ़ने हैं, उनका पालन करना है। दोनों खंड के सारे ही उत्तर देने हैं और वो भी क्रम से देने हैं, यानी कि लाइन से। 1 से लेकर 14 तक सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लाइन से देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास खंड आ। खंड आ आपको पता है बहुविकल्पीय आधारित है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न में हमारे सामने अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पर आधारित 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं और 10 हमें करने हैं। ठीक है, तो 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, याद रखिएगा। जैसा कि मैं बोलती हूं, हमेशा गद्यांश और पद्यांश को ध्यान से पढ़िए। तो शुरू करते हैं। वृद्धावस्था की समस्या मशीनीकृत विश्व की उपज है, जो हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। यह बहुत से विकसित देशों का भी सिरदर्द है। पहले अधिकांश लोग 45-50 के उम्र में वृद्ध हो जाते थे, किंतु अब वृद्धावस्था लगभग सेवानिवृत्त या 60 वर्षों के बाद ही मानी जाती है। आधुनिक युग में वृद्धावस्था काफी देर से आती है तथा आयु का प्रभाव भी धीरे धीरे उजागर होता है। औद्योगिकरण एवं पश्चिमी सभ्यता के कारण संयुक्त परिवार के टूटने के परिणाम स्वरूप तथा हमारे सिद्धांतों में परिवर्तन के कारण वृद्ध व्यक्ति कई गंभीर समस्याओं से जूझते हैं एवं उनका जीवन वास्तव में कष्टकर हो जाता है। तो यहाँ पर वृद्धावस्था जो पहले होती थी, आज उसका नियम बदल चुका है आधुनिक युग में। कारण ये है कि भाई हमारे परिवार टूट चुके हैं। पहले क्या होता था, हम संयुक्त परिवार में रहते थे, मिलजुल कर रहते थे, हमारा भरण पोषण हो जाया करता था। लेकिन अब क्या है, अब हम अकेला व्यक्ति कमाने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे परिवार का भरण पोषण करता है, तो उसको रिटायर होने की लिमिट जो है अब आगे बढ़ गई है। अब जैसे वृद्धावस्था आती है तो भाई बहुत सी परेशानियां भी शरीर के साथ आती हैं। वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों से शारीरिक, नैतिक, वित्तीय एवं भावनात्मक सहारे की जरूरत महसूस करते हैं और बच्चे अपने भविष्य को संवारने की समस्याओं एवं पारिवारिक जीवन में इतने उलझे रहते हैं कि वे अपने माता पिता की जरूरतों पर ध्यान देने तथा उनकी भावना को संतुष्ट करने में अयोग्य हो जाते हैं। इतना ज्यादा हमें अपनी सारी चीजों पे होता है कि हम अपने माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। वृद्ध व्यक्तियों को परिवार एवं समाज पर बोझ एवं थोपे गए सदस्य की भावना से प्रसिद्ध होकर लोग उनकी उपेक्षा करते हैं। बच्चे, पौत्र पौत्रियां और घरेलू नौकर तक उनकी ओर ध्यान नहीं देते एवं हर बात पर उनका तिरस्कार करते हैं। वृद्ध व्यक्तियों के प्रति उनका रवैया अवमाननापूर्ण एवं अपमानजनक होता है। अब ऐसी बातें होती हैं तो वृद्ध व्यक्ति निराशा के अथाह सागर में डूब जाते हैं। इस निराशा से वे शारीरिक एवं मानसिक तनाव में रहते हैं। वृद्ध व्यक्ति भी विचित्र स्वभाव द्वारा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अब देखिए, जब आप उन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो भी अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अब उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तथा युवा लोगों से लंबे तर्क करके स्वयं को मूर्ख बनाते हैं, क्योंकि उनके तर्क कोई सुनना नहीं चाहता। वे सही हो सकते हैं किंतु उनकी उम्र सही नहीं होती। उनके अच्छे कार्य भी पसंद नहीं किए जाते। यहाँ तक कि जब युवाओं पर अपने प्यार की वर्षा करते हैं तो उन्हें ऊंची आवाज में बोलकर अपमानित किया जाता है। तो अब देखिए,
वृद्ध व्यक्तियों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। माना कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है वो वृद्ध व्यक्तियों, अब वो बहुत सी जगह पर अपने विचार व्यक्त करते हैं कि नहीं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, लेकिन हम उनकी सुनना नहीं चाहते। और जब वो हम पर प्यार बरसाते हैं तो भी हम कहते हैं अरे क्या कर रहे हो, हटो ना यहाँ से, ऐसे करके। तो इस तरीके की जो अपमान, उनका तेज आवाज़ में, भाई वो प्यार है। जैसे छोटे में हमें वो प्यार करते थे, आज भी हम उनके लिए उतने ही बड़े हैं। बच्चे तो उनके हम अभी भी हैं ना, तो वो उनका अपमान हम इस तरीके से बड़ी तेज आवाज में बोलकर करते हैं। वृद्धावस्था की समस्याओं के समाधान काफी आसान एवं हमारी पहुंच के अंदर है। यह समस्या आधुनिक समय की उपज है। इसका समाधान वृद्धों के लिए अलग आवास बनाना नहीं है, बल्कि उनका ध्यान रखना, प्यार एवं स्नेह देना। ये नहीं कि उन्हें आप अलग घर बना के अलग छोड़ दीजिए, उनको अपने साथ रखिए, उनको समझिए, उन्हें प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। यही इस समस्या का हल है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम भी एक दिन वृद्ध होंगे, और यदि हमारे बच्चे भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम भी प्रसन्न एवं खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अपनी प्रवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन ही एकमात्र साधन है, तभी हम इस समस्या को समाप्त करने में सक्षम हैं। भाई जो आज हम करेंगे वृद्धों के साथ, वो बच्चे भी हमारे देखेंगे। जाहिर सी बात है, जब हम वृद्ध होंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही बिहेव किया जाएगा, तो क्या तब हमें अच्छा लगेगा? तो अगर आप अपनी वृद्धावस्था में ये सारी चीजें नहीं चाहते, तो आपको अभी अपने बुजुर्गों को उतना ही प्रेम, सम्मान और सब कुछ देना होगा, तभी वो बच्चे उनसे सीखेंगे और भविष्य में हमारे साथ भी वही करेंगे। अब इस पे आधारित हमारे पास में प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, वृद्धावस्था की समस्या किस जीवन शैली की देन है? पौराणिक, रूढ़िवादी, मशीनीकृत या सामाजिक? तो गद्यांश के हिसाब से वो है मशीनीकृत। आधुनिक युग में वृद्धावस्था एवं आयु का प्रभाव किस प्रकार उजागर होता है? अत्यंत तीव्र गति से, धीरे धीरे से, समान गति से या असमान गति से? तो कैसे बताया गया है गद्यांश में? वो है धीरे धीरे उजागर होता है। जो उसके लक्षण होते हैं वृद्धावस्था के, वो धीरे धीरे सामने आते हैं। फिर संयुक्त परिवार के टूटने का क्या कारण बताया गया है? भाई ज्वाइंट फैमिलीज जो है वो टूट रही हैं, अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ रही हैं, तो इनका कारण क्या बताया गया है? औद्योगिकरण, पश्चिमी सभ्यता, का खा दोनों या सुनियोजित जीवन शैली? तो इसका कारण जो बताया गया है वो है का और खा दोनों, यानी औद्योगिकरण और पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण। ये दोनों ही कारण जो हैं उससे हमारे संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। वृद्ध व्यक्तियों को कई समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या कारण है? संयुक्त परिवार के टूटने के कारण, सिद्धांतों में परिवर्तन के कारण, का खा दोनों या स्वयं के व्यवहार के कारण? तो उन्हें इसका सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके संयुक्त परिवार टूट रहे हैं और सिद्धांतों में परिवर्तन भी आ रहा है, यानी का खा दोनों है, तो गा ऑप्शन में टिक करेंगे। नंबर 5 है, अपना भविष्य सुधारने की समस्याओं एवं पारिवारिक जीवन में उलझे रहने का क्या परिणाम होता है? हम अपना भविष्य सुधारते हैं और समस्याओं में उलझे रहते हैं, इसका असर क्या पड़ता है, क्या इसका परिणाम निकलता है? माता पिता की जरूरत पर ध्यान ना दे पाना, अपने जीवन के स्वर्णिम क्षणों को नष्ट कर देना, जीवन के वास्तविक आनंद में परिचित ना होना, निराशा एवं हताश जीवन शैली। तो इसका परिणाम होता है अपने माता पिता की जरूरत पर ध्यान न दे पाना। हम ध्यान ही नहीं दे पाते कि उनकी क्या जरूरत है, उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि हम अपने में ही उलझे रह जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति किसकी जरूरत महसूस करते हैं? नैतिक, वित्तीय, भावनात्मक या सभी? तो यहाँ पर ये करते हैं ये सारी चीजें। उन्हें नैतिक सपोर्ट भी चाहिए, आपको पारिवारिक सपोर्ट भी चाहिए और वित्तीय सपोर्ट भी चाहिए, भावनात्मक तौर पर भी उन्हें सभी सपोर्ट चाहिए होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, वृद्ध व्यक्तियों के प्रति किनका रवैया अपमानजनक होता है? किसका रवैया होता है? बच्चे का, घरेलू नौकर का, पौत्रियों का या ये सभी का? तो यहाँ पर जो गद्यांश उसके हिसाब से इन सभी का रवैया अपमानजनक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वृद्ध व्यक्ति विचित्र स्वभाव द्वारा अपनी प्रक्रिया कैसे व्यक्त करते हैं? क्या करते हैं जैसे उनकी प्रक्रिया व्यक्त होती है? लंबे तर्क करके, सहानुभूति दिखाकर, लड़ाई झगड़ा करके या दयालु बनके? तो वो क्या करते हैं? वो लंबे तर्क देकर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, वृद्धावस्था की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? अलग आवास बनाकर, उनका ध्यान रखकर, उनसे बातचीत ना करके या उनसे दूरी बनाकर? तो जाहिर सी बात है उनका ध्यान रखकर ही हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वृद्ध व्यक्ति निराशा के अथाह सागर में किस प्रकार डूब जाते हैं?
अवमाननापूर्ण एवं अपमानजनक व्यवहार के कारण, नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाने के कारण, शारीरिक कमजोरियों के कारण, उम्र बीत जाने के कारण। तो वो जो है ना, ये निराशा के अथाह सागर में डूबते हैं, क्योंकि उनके प्रति लोगों का जो व्यवहार होता है वो अवमाननापूर्ण और अपमानजनक हो जाता है इस कारण। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 खत्म हुआ, हमने अपठित गद्यांश कर लिया। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 2 आया है। क्या है? नीचे 2 अपठित काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। अब हमारे सामने 2 काव्यांश दिए गए, अपठित काव्यांश है, इनमें से कोई एक काव्यांश हमको करना है। ठीक है, कितना करना है? सिर्फ एक काव्यांश करना है। तो जो भी आपको सही लगता है उसे आपको करना है। तो हम आपको यहाँ पर दोनों समझा रहे हैं। इस पर आधारित 8 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 8 आपको करने। तो जो भी काव्यांश आप करेंगे उसके सारे प्रश्न आपको करने हैं। तो पहला काव्यांश है, निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही के को सूल, पढ़े संस्कृत जतन करी पंडित भे विख्यात, पढ़े निज भाषा ज्ञान बिन कहे न सकत इक बात, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन, एक भाषा एक जीव मति सब घर के लोग, तबे बनत है सब सो मिटत मूढ़त सोग, और एक अति लाभ यह यामे प्रकट लखात, निज भाषा के में कीजिए जो विद्या की बात। तो यहाँ पर अपनी भाषा, हमारी भाषा की कितनी इंपॉर्टेंस है। हम बाहर की भाषा जान लेते हैं, बहुत ज्यादा चतुर और प्रवीण बन जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी ही भाषा को नहीं समझ सकते तो कैसे हम आगे उन्नति कर सकते हैं। तो अपनी भाषा को समझना ही हमारे लिए सारे उन्नति के द्वारों को खोलता है। तो पहला प्रश्न है, संस्कृत पढ़ने वालों को कवि ने क्या माना है? विद्वान, वाणी विहीन पंडित, मूर्ख या अज्ञानी। तो संस्कृत पढ़ने वालों को व्यक्ति ने माना है वाणी विहीन पंडित, यानी कि बोलने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही पंडित होते हैं। मूर्खता और शोक का शमन करने की विशिष्टता से युक्त कौन होता है? ध्यान रखिए, मूर्खता और शोक, इन दोनों को जो नष्ट कर सके उसकी विशेषता कौन होता है? ज्ञानी जन में, अज्ञानी जन में, अपनी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? तो वो होता है अपनी भाषा में। जब हम अपनी भाषा करते हैं तभी हम सारी मुसीबतों से मुक्त हो पाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण हो तो प्रवीण का क्या तात्पर्य? इस पंक्ति का क्या मतलब है? अंग्रेजी भाषा पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान विज्ञान की बातें सीखी जा सकती हैं। केवल अंग्रेजी भाषा ही उन्नति का आधार है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से भारतीयों की उन्नति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आधुनिक ज्ञान विज्ञान की बातें सीखी जा सकती हैं। हम आधुनिक तो सीख लेते हैं, मगर बिना अपनी भाषा के ज्ञान के हम अपनी बातों का ही नहीं ज्ञान रख पाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, कवि द्वारा निज भाषा में विद्या की बात को महत्व देने का क्या कारण है? मतलब अपनी ही भाषा में अगर हम विद्या ग्रहण करें तो इसका क्या महत्व है? अन्य भाषा का बहिष्कार करना, अपनी भाषा में संप्रेषण की सुगमता अधिक होती है, अपनी भाषा को विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा सिद्ध करना, कठिन विषय या अन्य भाषा में जल्दी समझ में आता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है कि अपनी भाषा में संप्रेषण की सुगमता अधिक होती है, यानी कि हम अगर अपनी भाषा में विद्या ग्रहण करते हैं तो चीजें हमें ज्यादा जल्दी से समझ में आती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, कवि ने सभी उन्नति का मूल किसे कहा है? संस्कृत भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, मातृभाषा को या ग्रामीण भाषा को? तो ये उन्होंने बोला है मातृभाषा को, निज भाषा, यानी कि जो हमारी मातृभाषा है उसी को हमारी उन्नति का मूल उन्होंने माना है। पद्यांश के अनुसार अपनी भाषा के ज्ञान के बिना क्या होता है? यानी कि अगर हमें अपनी भाषा का ज्ञान ना हो तो फिर क्या होगा? मूढ़ता का शोक मिटता है, हृदय का दुख दूर नहीं होता है, मनुष्य ज्ञानवान बन जाता है, व्यक्ति सर्वगुण संपन्न बन जाता है। तो अपनी भाषा के ज्ञान के बिना क्या है? हृदय का दुख दूर नहीं होता है। हमें अगर अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो आप बताइए कि हम अपने दुख तकलीफ किसी को बता पाएंगे? तो हमारे दिन का तकलीफ जो है वो दूर ही नहीं होगी। प्रश्न संख्या 7 है, मातृभाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुपयुक्त है, जो सही नहीं है? वो आपको निकालना है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना मनुष्य अज्ञानी रहता है,
मातृभाषा के बिना ज्ञान प्राप्ति असंभव है। मातृभाषा के ज्ञान से व्यक्ति की उन्नति संभव नहीं है। मातृभाषा के ज्ञान से शीघ्र विद्या प्राप्त हो सकती है। तो जो अनुपयुक्त है वो है मातृभाषा के ज्ञान से व्यक्ति की उन्नति संभव नहीं है। हम अगर अपनी भाषा में ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हम उन्नति कर सकते हैं। तो ये वाला जो वक्तव्य है ये गलत है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किस भाषा को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है? संस्कृत भाषा, मातृभाषा, तमिल भाषा या अंग्रेजी भाषा? तो उन्होंने अपनाने के लिए बोला है वो है मातृभाषा, यानी कि अपनी भाषा को अपनाने के लिए उन्होंने बोला है। अब हम आते हैं अपने दूसरे अपठित काव्यांश पे। इसको भी पढ़ेंगे और इस पे आधारित प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो क्या दिया है? मैं हूं उनके साथ खड़ी, जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कभी नहीं जो तज सकते अपना न्यायोचित अधिकार, कभी नहीं सो जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार, एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, निर्भय हो घोषित करते जो अपने उद्गार विचार, जिनकी जेव्या पर होता है उनके अंतर का अंगार, नहीं जिन्हें चुप कर सकती आतताइयों की शमशीर। तो यहां पर ये जो पद्यांश दिया गया है कि जिन लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, अर्थात जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है, वो किसी भी हालात में कहीं नहीं चुप होते हैं, उनके ऊपर कोई भी कितने भी प्रहार करें वो कभी भी नहीं झुकते हैं। मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी हूं। तो यहां पर पद्यांश में क्या है? पद्यांश के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है? शोषित को उखाड़ फेंकने का, आत्मरक्षा के लिए तलवार उठाने का, अन्याय, अत्याचार, अमानवीय कृत्यों का निडरता पूर्वक सामना करने का, या चुपचाप सब कुछ सहन करते रहने का। तो यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है अन्याय, अत्याचार और अमानवीय कृत्यों का निडरता पूर्वक सामना करने का। तो वही लोग जो किसी का इन सारी चीजों के आगे झुकते नहीं और निडरता से इनका सामना करते हैं। निर्भय होकर विचार प्रकट करने वालों की क्या विशेषता होती है? जो डरते नहीं हैं और अपने विचार को व्यक्त करते हैं, उनकी क्या विशेषता है? उनके अंतर में आत्मबल का आधार सुदृढ़ होता है, उनके हृदय में कहीं ना कहीं भय बना रहता है, उनके विचार हिंसा फैलाने वाले होते हैं, उनमें मानसिक शक्ति कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या है? उनके अंतर में आत्मबल का आधार सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ मतलब मजबूत होता है। आतताइयों की शमशीर से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या हुआ? आतंकवादियों की विचारधारा, अधिकारियों की जुबान, विरोधियों की तलवार, क्रांतिकारी विचारधारा। तो यहाँ आतताइयों की शमशीर से तात्पर्य है विरोधियों की तलवार, मतलब जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो चाहे जितना भी हमारा करें उनसे लोग घबराते नहीं हैं। प्रश्न संख्या 4 है, अत्याचार सहन ना करने वालों के प्रति कवयित्री की क्या प्रक्रिया है? अब इसके लिए कवित्री क्या कह रही हैं? जो अत्याचार सहन नहीं करते उनके लिए वह उनके साथ खड़ी होती हैं, वह उनके विरुद्ध खड़ी होती हैं, वह उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती, वह उन पर विश्वास नहीं करती। तो उनके साथ क्या है? कवयित्री हमारी उनके साथ खड़ी होती हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सीधी रीढ़ रखने से कवि का क्या आश्रय है? सीधा खड़ा होना, सीधी बात कहना, अभिमानी होना या आत्मनिर्भर होना। तो यहाँ पर सीधी रीढ़ रखने से तात्पर्य है वो है आपका सीधी बात कहना, जो घुमा फिरा कर नहीं बोलते, अपनी बात को सीधी बात तरीके से बोलते हैं। पद्यांश के अनुसार कविता किसके साथ में खड़ी है? तो अब क्या है? परिस्थितियों से समझौता करने वालों के साथ, स्वप्न जगत में खोए व्यक्तियों के साथ, अन्याय और अत्याचार करने वालों के साथ, सत्य एवं न्याय पथ पर अडिग रहने वालों के साथ। तो ये कविता किन लोगों के साथ खड़ी है? ये कविता खड़ी हो रही है सत्य एवं न्याय पथ पर अडिग रहने के। मतलब यहाँ पर हम कहने, आप तो बोलेंगे कवित्री खड़ी हो रही, मगर ये कविता किनके लिए है? किनको ज्यादा जो है वो पोषित कर रही है? वो है जो सत्य और न्याय के पथ पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कवि के अनुसार अपने विचारों को किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहिए? किस तरीके से अभिव्यक्त करना चाहिए? भयपूर्वक, निर्भय होकर, संदेह पूर्वक, संकोच के साथ। तो हमें किस तरीके से व्यक्त करना चाहिए? वो है निर्भय होकर, बिना डरे हमें व्यक्त करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है,
कवयित्री क्या सहन ना कर पाने वाले लोगों के साथ खड़ी हैं? क्या ना सहन कर पा रहे? प्रेम भाव, संघर्ष, अत्याचार या अंगारे। तो क्या है? जो लोग अत्याचार नहीं सहन करते उनके साथ कवयित्री खड़ी है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा ये काव्यांश भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पे हमारे सामने हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रखे गए हैं। इनको हमें यहाँ पर करना है। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स ईच। पहला प्रश्न है, फीचर क्या है? क्या होता है फीचर? राजनीतिक विषय पर प्रधान लेख, सांस्कृतिक विषय पर प्रधान लेख, किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख, आर्थिक विषय पर प्रधान लेख। तो फीचर क्या होता है? किसी विशेष विषय पर प्रधान लेख होता है। कोई भी एक विषय, उस पर जो एक प्रधान लेख तैयार किया जाए उसे फीचर कहते हैं। जब किसी समाचार या घटना का सीधे घटना स्थल से ही प्रसारण किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? घटना स्थल से, जैसे मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसका क्या होता है? लाइव टेलीकास्ट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइव समाचार, विलोम स्फूर्ति समाचार, उद्धव स्फूर्ति समाचार या स्थानीय समाचार। तो वो कहलाता है हमारा लाइव समाचार। आप इसे लाइव टेलीकास्ट कह सकते हैं, सीधा प्रसारण कह सकते हैं, लाइव समाचार बोल सकते हैं। ठीक है। फिर आते हैं तीसरा, प्रेषक के अंतर्गत विभाग का नाम पता लिखने के बाद क्या लिखा जाता है? जब हम कार्यालय पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हमने पता, विभाग, जो भी पद है उसको लिख दिया, विभाग का नाम लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? उसके बाद में लिखा जाता है सेवा में। क्या लिखते हैं? सेवा में। फिर आते हैं, निम्न में से किसके अंतर्गत पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसके विचारों, भावों आदि को जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं? देखिए क्या, किसके पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसके भावों, विचारों के लिए सवाल, तो वो कौन सी विधा कहलाती है? तो ये तो सब होता है जब हम इंटरव्यू लेते हैं। तो सही क्या है? वो होता है साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 5 है, संपादन के तत्वों में वस्तुपरकता का अर्थ है। संपादन में जो वस्तुपरकता होती है उसका क्या मतलब होता है? देखिए, सबसे पहले आता है तथ्यपरकता, फिर उसके बाद आता है वस्तुपरकता। तथ्यपरकता यानी कि जितने भी जो भी उस संपादन के लिए जो भी खबर आई है उसके क्या सबूत है, ये सही है कि नहीं, एविडेंस जो रहते हैं। अब वस्तुपरकता में होता है उन तथ्यों को परखा जाता है कि ये सही है कि नहीं है, सच है कि नहीं है। तो वस्तुपरकता का सीधा मतलब होता है सत्यता। तो सही ऑप्शन क्या है? सत्यता। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 4 पर। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब हमारे पास में हमारी बुक जो अंतरा है उसके काव्य खंड से जो है कोई भी पाठ के कुछ अंश यहाँ पर रखा गया है, उसे हमें करना है। तो ये एक पठित काव्यांश है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ये हमारा रहेगा 6 मार्क्स का। देखिए क्या है, जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु यानी कि अशोक पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले ऊंचे तरिवर से गिरे, बड़े बड़े पियराए पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। तो जब हमारे जो कवि हैं वो सड़क पर थे और उन्हें किस तरीके से बसंत के आगमन का ज्ञान हुआ वो इन्होंने यहाँ पर हमको बताया है कि कैसे सड़क पर चलते चलते कि बसंत आ गया है, ये चीज़ उन्हें ज्ञान हो रहा है। खिली हुई हवा आई, फिरकी से आई चली गई, ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि बसंत आया। तो हमारे कवि को बसंत का आगमन के पता जैसे मौसम में बदलाव की तरह लगता है पता चला है। लेकिन इसी कविता में उन्होंने जो है व्यंग भी किया है आज के आधुनिक जीवन शैली पे कि हमें आजकल कैलेंडर और क्या कहते हैं किसके माध्यम से, ऑफिस में छुट्टी के माध्यम से पता चलता है कि अब अमुक ऋतु आ गई है। अब इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? पतझड़ ऋतु आने का, ग्रीष्म ऋतु आने का, शीत ऋतु आने का या वसंत ऋतु आने का? तो किसका वर्णन हुआ है? जाहिर सी बात है वसंत ऋतु के आने का वर्णन हुआ है। वसंत आगमन पर स्वच्छ एवं खुली हवा की तुलना कवि ने किससे की है? किससे करी उन्होंने? फिरकी नामक खिलौने से, मानवीय मन से, मन की निर्मलता से या बिखरे पत्ते से? तो उन्होंने वो हवा की तुलना करी है फिरकी नामक खिलौने से। आप जानते होंगे बच्चे ना एक डंडी में ऐसे करके बना रहता है, वो हवा से चलाओ तो वो फिरकी की तरह ऐसे ऐसे करके घूमता रहता है, रंग बिरंगा होता है, तो उसको बोलते हैं फिरकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल 6 बजे कौन गर्म पानी से नहाया हुआ प्रतीत हो रहा है? किसकी? हवा, कवि, सड़क या पेड़ पौधे? तो भाई कभी ठंडी होती है, कभी हल्की सी गर्म महसूस होती है, तो गर्म पानी से नहाकर कौन आई है? वो है हवा। क्योंकि बसंत ऋतु में मौसम जब बदलता है ना, तो ठंडी ठंडी हवा के बीच में गर्म झोंके भी आते हैं, है ना। आपको पता है ठंड के बाद में ये आता है मौसम, तो वो ठंडी हवा के मौसम में एकदम से बीच बीच में गर्म हवा भी आती है, तो उसी को जैसे लग रहा है कि गर्म पानी से नहाकर आई है। प्रश्न संख्या 4 है, कवि को बसंत के आने की सूचना कैसे मिली? किस तरीके से मिली? चिड़ियों के कूकने से, गुनगुनी हवा से, पेड़ के गिरे पीले पत्तों की आवाज से, या उपरोक्त सभी से? तो उनको इन सभी से मिली है, तो हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है, कवि की छोटी बहन उन्हें क्या कहकर बुलाती थी? तो क्या कहकर बुलाती थी? वो बुलाती थी दा कहकर बुलाती थी। कहां पर चलते हुए कवि ने जाना कि बसंत आया? वो कहां पर चल रहे थे? वो चल रहे थे फुटपाथ पर चलते हुए, उन्हें इस चीज का ज्ञान हुआ था। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। यहां पर हमारी अंतराई बुक के ही गद्य खंड के एक अध्याय से यहाँ पर गद्यांश रखा गया है, इसे हमें पढ़ना है और इस पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं, ये 6 मार्क्स का रहेगा। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है, लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई, तुम्हें न चाबी देना आता, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों के हाथ नहीं लगने देते, इत्यादि। तो यहाँ पर घड़ी के पुर्जे जो हमारा पाठ था ना, सुमरिनी के मनके से जो हमारा निबंध था, एक घड़ी के पुर्जे, उसके माध्यम से धर्म के साथ लोग किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, लेखक ने घड़ी के पुर्जों के माध्यम से बताया है कि धर्म पर धर्माचार्यों ने ही अपना अधिकार जमा रखा है कि नहीं, हमें ही धर्म का ज्ञान है। उसी तरीके से उन्होंने बोला कि भाई जैसे हम घड़ी देखते हैं उसी तरीके से हम धर्म का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। यही चीज उन्होंने हमें इस गद्यांश में बताने की कोशिश करी है। अब इस पे आधारित हमारे पास 6 प्रश्न हैं, चलिए उनको देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? किस पर वो व्यंग कर रहे हैं? सामान्य जन पर, घड़ी के कारीगर पे, काका दोनों, या धर्म के ठेकेदार पे? तो उन्होंने किस पे व्यंग किया है? ये है धर्म के ठेकेदारों पे, क्योंकि धर्म के ठेकेदार के हिसाब से उन्होंने घड़ी के पुर्जों का उदाहरण दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आए व्यक्ति कौन है? धर्माचार्य, ज्ञानवान व्यक्ति, घड़ी का अनुभवी कारीगर, या मंदिर का पुजारी? तो कौन है वो है आपके ज्ञानवान व्यक्ति, जो आपका पूरा क्या कहते हैं नॉलेज लेकर आते हैं, उनके लिए बात की गई है। नेक्स्ट है, परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरना किसका प्रतीक है? प्राचीन रूढ़ी परंपराओं का, आर्थिक विपन्नता का, धार्मिक ग्रंथ लेकर घूमना, या पुरानी घड़ी पहनना? तो यहाँ पर ये प्रतीक है परदादा की घड़ी का, वो है प्राचीन रूढ़ी परंपराओं को मानना, जो बहुत समय से चली आ रही हैं। भाई समय के साथ हर चीज़ में बदलाव होता है, तो इन परंपराओं में भी समय के अकॉर्डिंग बदलाव होना चाहिए, लेकिन ये रूढ़िवादी परंपराएं क्या है, वो जैसी थी वैसी ही चली आ रही हैं। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार कौन सा काम अधिक कठिन है? कौन सा काम अधिक कठिन है? घड़ी के पुर्जे ठीक करना, धर्म का पालन करना, धर्माचार्यों की बात मानना, धर्म के रहस्यों को जानना? तो यहाँ पर लेखक के अनुसार जो बात अधिक कठिन है वो है धर्म के रहस्यों को जानना। भाई धर्म इतना ज़्यादा गूढ़ है कि मतलब हम समझ ही नहीं पा सकते कि उसके अंदर कितनी क्या चीज़ें हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। प्रश्न संख्या 5 है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसके प्रति संदेह प्रकट कर रहा है? किसके प्रति? सामान्य जन के धर्म विरोध के प्रति, धर्माचार्यों के धर्म ज्ञान के प्रति, सामान्य जन के साहस के प्रति, प्राचीन धार्मिक परंपराओं के प्रति? तो गद्यांश में किसके प्रति वो संदेह प्रकट कर रहे हैं? वो है धर्माचार्यों के धर्म ज्ञान के प्रति, कि क्या उनको इतना ज्ञान है कि जो वो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तुत गद्यांश की कहानी का नाम तथा लेखक का नाम बताइए। तो हमने जैसे आपको बताया था ये सुमरिनी के मन के पाठ से लिया गया है, लेकिन उसके अंदर 3 निबंध है। घड़ी के पुर्जे का ये पाठ है और इसके लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो सही आप देखिए यहाँ पर सुमरिनी के मन के हैं,
तो ये हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि निबंध किससे लिया गया है? घड़ी के पुर्जे। तो सही हमारा ऑप्शन होगा घड़ी के पुर्जे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन होगा। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 6 पे। यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ पर हमारे सामने जो प्रस्तुत किया गया है ये हमारी दूसरी बुक है, पूरक पुस्तिका अंतराल। उसमें से हमारे सामने 5 प्रश्न रखे गए हैं और 5 ही प्रश्न हमको करने हैं। पहला प्रश्न है, लेखक मालवा की नदियों की दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार मानता है? कौन जिम्मेदार है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अब दूषित हो चुकी हैं? उसके लिए स्वयं को, ग्रामीण जन को, पश्चिमी देशों की सभ्यता को या ईश्वर को? तो वो मान रहे हैं वो है पश्चिम देशों की सभ्यता को। अब क्या है, पश्चिम देशों में जिस तरीके से औद्योगिकरण हो रहा है उसी की देखा देखी हमारे यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का परिवेश, संस्कृति, पर्यावरण सब कुछ पश्चिम देश से अलग है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अंधाधुंध कर रहे हैं। मतलब हम ये नहीं देख रहे हैं, अपनी समझ नहीं लगा रहे हैं कि यहाँ पर हमें औद्योगिक यहाँ के परिवेश के हिसाब से करना चाहिए। तो इससे जो है नदियों की दुर्दशा होती जा रही है। प्रश्न संख्या 2 है, जगधर को स्वयं पर सूरदास की झोपड़ी जलाने का संशय कब होता है? अब जगधर ने तो जलाई नहीं थी, लेकिन तब भी उसको संशय होता है। ये बात कैसे उसे समझ में आई? जब नायक राम ने ये बात बोली थी कि क्या चूल्हा बुझा दिया होता तो कैसे दूसरों के कलेजे की आग ठंडी होती। तो ये वाली बात जब नायक राम ने बोली थी तब जो है जगधर को ये संशय हुआ था। तो जब नायक राम की बात सुनता है। प्रश्न संख्या 3 है, जगधर भैरव को क्या सलाह देता है? अब भैरव को उसने क्या सलाह दी थी? सूरदास पर आरोप ना लगाने की, सूरदास के रुपए लौटा देने की, सुभागी को घर ले आने की या मिठाई की दुकान खोलने की। तो जब जगधर को ये चीज पता चली थी कि वो जो सूरदास की पोटली है वो ये ले आया है भैरव, तो उसने बोला था कि रुपए की पोटली जो है वो सूरदास को लौटा दो। उसने पहले ये बात कही थी। नेक्स्ट है, ग्रामीण जीवन की कौन सी बातें आज के जीवन में प्रेरक और शिक्षाप्रद हो सकती हैं? तो क्या था? पर्यावरण को संरक्षित रखना, बुजुर्गों की देखभाल करना तथा उन्हें सम्मान देना, माताओं द्वारा बच्चों को अपना दूध पिलाना या उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे कि ग्रामीण जीवन की ये सभी बातें जो हैं वो हमें हमारे लिए शिक्षाप्रद हो सकती हैं। सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, ईमान बेचने से क्या तात्पर्य है? ईमान बेचना, इसका क्या तात्पर्य होता है? व्यवस्था के कारण झूठ या गलत आचरण करना, किसी को कोई चीज भेंट करना, दिलासा दिलाना, निर्धारित समय पर कार्य करना। तो ईमान बेचने से तात्पर्य है व्यवस्था के कारण झूठ या गलत आचरण करना। कोई भी चीजें हम अगर गलत कर रहे हैं तो हमने क्या हुआ, हम जानते हैं ये गलत है लेकिन तब भी हम गलत कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वो ईमान हमने बेच दिया व्यवस्था के आगे। अब हम आ गए खंड बा पे। खंड बा हमारा वर्णात्मक है। अब वर्णात्मक में जितने भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, जितने भी आंसर्स होंगे आपके, सभी के साथ वर्ड लिमिट बहुत ही कायदे से दी हुई है। तो वो वर्ड लिमिट आपको बहुत ध्यान से करनी, हर उसका आपको पालन करना है। अगर जैसे यहाँ पर अब पहला हमारा आया है, खंड बा का पहला प्रश्न है जो वो है आपका रचनात्मक लेख। तो रचनात्मक लेख के साथ भी आपके लिए एक वर्ड लिमिट दी गई है। अब यहाँ पर हम आ गए प्रश्न पत्र संख्या, जो प्रश्न हमारी संख्या है इस प्रश्न पत्र की वो है 7। तो उसमें हमारे सामने दिया है, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। अब यहाँ पर कितना दिया है? 120 शब्दों में। तो अब आपको 120 का मतलब है आपको 115 से लेकर 125 के बीच ही लिमिट रखनी। 115 से एक शब्द नीचे नहीं जाना चाहिए और 125 से एक शब्द ऊपर नहीं जाना चाहिए। संख्या इसी के बीच रहनी चाहिए। तो जो आप यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, कोई एक करना है, जो भी आप एक करेंगे इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है हमारे पास पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरा है परीक्षा से एक दिन पूर्व, तीसरा है आपके पास मन के हारे हार मन के जीते जीत। ये 3 ऑप्शंस दिए गए जिस पे आपको रचनात्मक लेख लिखना है। तो जो भी आप रचनात्मक लेख ऑप्ट करेंगे उसको आप मिडिल टॉप हेडिंग में दे देंगे। तो जैसे हमने यहाँ मिडिल टॉप हेडिंग दे दी, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं। देखिए क्या है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इस सूक्ति का अर्थ है कि संसार में दूसरों को उपदेश देने वाले बहुत हैं किंतु अपने को उपदेश देने वाले कम हैं।
यानी कि हम दूसरे जो हैं हमको बहुत उपदेश दे देंगे, लेकिन वो अपने आप को उन सारी चीज़ों का पालन नहीं करते। मनुष्य का स्वभाव है कि उसे केवल दूसरों को के अवगुण नजर आते हैं, किंतु उसे अपने दोष भी गुण दिखाई देते हैं। यानी कि हमारे अंदर अगर कोई खामी है तो वो भी हमें गुण दिखाई देंगे। इस तरह नजरअंदाज करने से उसके दोष पक जाते हैं। अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है, वो दोष पकने का तात्पर्य होता है कि वो दोष हमारे अंदर धीरे धीरे पनपते ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों में अनेक तरह के दोष होते हैं, लेकिन वे लंबे चौड़े भाषण देकर उन्हें छिपा लेते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि जो अवगुण हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे अंदर भी छिपे हुए हैं। हमें दूसरों को उपदेश देने के नहीं बल्कि स्वयं अपने आप को देना चाहिए। यानी कि हमें दूसरों के अंदर खामियां निकालने से अच्छा है कि हम अपने अंदर की खामियों को ढूंढें कि हमारे अंदर क्या खामी है। जब ऐसे लोगों का पर्दाफाश होता है तब सच्चाई सामने आती है। तब उनके सामने पछतावे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। इस संसार में जो स्वयं में झांक कर देखते हैं, जो अपने अवगुण देखकर उन्हें गुणों में बदल लेते हैं, वही लोग महान बनते हैं। इसीलिए हमें दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को उपदेश देना चाहिए। हमें दूसरों का नहीं अपना उपदेशक बनना चाहिए। हमें दीपक की तरह बनना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि हमें दूसरों को नहीं बताना कि तुम ये करो, कि तुम वो करो, तुम्हारे अंदर ये गलत है। हमें दूसरों के अंदर की खामियां निकालने से पहले अपने अंदर की खामियां देखनी है, उनको समझना है और उन्हें दूर करना है। क्योंकि अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करेंगे तो वो क्या होगा, वो मेरे अंदर जितने भी दोष हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, बुरी चीज़ है अगर उस पर हम अंकुश नहीं लगाएं तो वो जो है वो बढ़ जाती है। वही चीज़ ऐसे होती है। अब आते हैं, दूसरा ऑप्शन है परीक्षा से एक दिन पूर्व। ये स्थिति आप सभी के सामने कई बार आ चुकी है, तो इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या है, विद्यार्थी जीवन में परीक्षा का बहुत महत्व है। इस जीवन में प्रतिवर्ष ही नहीं बल्कि विद्यार्थी की हर पल परीक्षा होती है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में हर पल सफल होता है वही ऊंचाइयों को छूता है। कुछ विद्यार्थी परीक्षा से डर जाते हैं। इस बार परीक्षा से एक दिन पूर्व मैं भी थोड़ा सा डर गया था। यद्यपि मैंने अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी की थी, किंतु फिर भी एक दिन पूर्व मुझे थोड़ी सी घबराहट अवश्य हो रही थी। मुझे लग रहा था कि शायद मुझे सब कुछ याद नहीं है। जब हम सब कुछ याद कर लेते हैं ना तो एक पल को हमको कई बार ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं। जब तक हमारे सामने क्वेश्चन पेपर नहीं आता तब तक हम अपने आप को ब्लैंक समझते हैं। मेरी माता जी एवं पिताजी ने मेरा धैर्य बंधाया और मुझे इस परीक्षा में पास होने का आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद लेकर मेरा आत्मविश्वास जाग उठा। तब मुझे लगा कि मैं तो आज तक किसी भी परीक्षा में असफल नहीं हुआ। पिताजी ने कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है क्योंकि मैं सदा स्कूल में प्रथम रहा। इतना ही नहीं, पिताजी ने मेरे साथ बैठकर मेरी तैयारी करवाई। फिर मुझे कोई डर नहीं लगा। इसके बाद मैं अपना पेन, पेंसिल, रोल नंबर आदि सब चीज़ें बैग में रखकर शांत होकर सो गया। तो ये जो जैसे होता है ना, कोई टफ एग्ज़ाम होता है या आप पहली बार जब बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओ, कुछ भी होता है तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ तैयारी नहीं की। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमने काफ़ी हद तक चीज़ें प्रिपेयर कर ली होती हैं। तो वो डर सभी के अंदर होता है। तो आपने भी कभी ये डर महसूस किया होगा तो उसे भी आप लिख सकते हो कि वो डर एक दिन पहले कैसा रहा था। अब तीसरा हमारे पास में ऑप्शन है, मन के हारे हार मन के जीते जीत। यानी कि अगर हम मन से अपने किसी चीज़ के लिए हम हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो सचमुच वहाँ पर हम हार गए। और अगर हमारे से कोई चीज़ बन नहीं रही है, सध नहीं रही है, लेकिन तब भी हमने मन में हिम्मत रखी है कि नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम आगे चलते रहेंगे, तो फिर हम जाहिर सी बात है जीत कर ही रहेंगे। तो देखिए क्या है, दुख सुख सब कहूँ परत है, पौरुष तजहूँ नमीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। तो ये है हमारी पूरी सूक्ति जो दी गई है। अर्थात जीवन में सुख दुख सब आते जाते हैं, किंतु हमें अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात कहने का जो हमारे कर्म हैं उन्हें हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मनुष्य की हार जीत तो मन पर निर्भर करती है। जिसका मन हार गया तो हार है, और यदि मन जीत गया तो उसकी सदा विजय ही होती है। तो ये तो हमारी सूक्ति का अर्थ हो गया। अब आगे देखिए क्या है, जो मनुष्य जीवन में दुखों और मुसीबतों से डर जाता है उसे दुख और मुसीबतें जकड़ लेती हैं। जो कठिन मुसीबतों में भी हार नहीं मानता और हिम्मत से उसका सामना करता है, वह सदा विजयी होता है।
ऐसे व्यक्ति के सामने मुसीबतें भी घुटने टेक देती हैं। इस प्रकार मन ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपने मन की शक्ति को समझना चाहिए। अपने मन में कभी भी नकारात्मक सोच नहीं लानी चाहिए। हमें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, मतलब हमें निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी, हमें हमेशा पॉजिटिव होकर ही आगे चलते रहना है। जो मनुष्य सदा सकारात्मक सोचता है वह कभी भी हार नहीं मानता, उसे हर जगह विजय ही मिलती है। इसीलिए हमें मन को अपने काबू में रखकर उसे मजबूत बनाना चाहिए। यदि मन कमजोर पड़ गया तो हार, और मजबूत हुआ तो अवश्य ही जीत होगी। तो चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मगर हमें अपने मन को मजबूत रखना है, उससे कभी भी निराश नहीं होना कि यह काम हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते हैं, जैसे ख्याल अपने अंदर आने नहीं देने, क्योंकि ये सभी नेगेटिव है। कैसे नहीं होगा, जब हम इतना सब कुछ कर सकते हैं तो ये काम क्यों नहीं होगा। तो हम सभी काम करने में सक्षम हैं। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 में क्या है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। अब हमारी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसमें से हमारे सामने ये प्रश्न रखा गया है। यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, जिनमें से हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का, तो 2 हो गए हमारे 6 मार्क्स के। पहला प्रश्न है, कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित कर सकते हैं। अब कोई भी कहानी होती है उसे हमें नाटक में बदलना होता है। कहानी तो चलती है, लेकिन नाटक में हमें दृश्यों के हिसाब से विभाजित करना होता है, संवाद भी बहुत देने होते हैं, ध्वनियाँ होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इनको क्या क्या चीज़ें हमें कर सकते हैं वो हम देखिए क्या है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। क्या है, पहला है कहानी की कथावस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करके। सबसे पहले कहानी का जो कथानक है उसे हमें क्या करना है, स्थान और समय के हिसाब से विभाजित करना है, क्योंकि तभी हम दृश्यों में उसे विभाजित कर पाएंगे। कहानी में घटित घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण करिए। देखिए, जब हमने समय स्थान डिसाइड कर लिया तो घटनाओं के हिसाब से हम उन्हें दृश्य में भी विभाजित कर लेंगे। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था करनी है। अब कथा वस्तु में जैसा भी वातावरण और परिवेश दिया गया है हमें देना है। जैसे मान लीजिए कि परिवेश आपका गांव का है तो आप ग्रामीण परिवेश में देंगे, शहर का है शहरी परिवेश देंगे, ऐतिहासिक है तो इतिहास से संबंधित देंगे। फिर है ध्वनि और प्रकाश की व्यवस्था करके। तो जो भी, अब कहानी में तो ध्वनि प्रकाश की कोई महत्व नहीं होता, लेकिन नाटक में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। कथा वस्तु के अनुरूप मनसज्जा और संगीत का निर्माण करके। फिर है पात्रों एवं संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान करके। तो जो भी संवाद है, जो भी पात्र जिस तरीके से हैं, उनका कॉस्ट्यूम भी उसी होना चाहिए, संवाद भी उसी तरीके के। मान लीजिए ग्रामीण है तो वहाँ पर संवाद ग्रामीण भाषा से संबंधित रहेंगे, ऐतिहासिक है तो इतिहास से संबंधित जो है थोड़ा सा आपकी भाषा शुद्ध होगी। ये सारी चीज़ें होंगी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। रेडियो नाटक की कहानी में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। अब देखिए, कहानी से हमने नाटक कर लिया, अब नाटक से ही हमें क्या करना होता है, कभी कभी कहानी से रेडियो नाटक बनाते हैं। अब रेडियो नाटक बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है, ये ध्यान रखना है कि जब हम नाटक मंच पे प्रस्तुत करते हैं तो वो दृश्य श्रव्य दोनों ही होता है, लेकिन रेडियो नाटक सिर्फ श्रव्य माध्यम होता है, जिसे हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो यहाँ पे सभी कुछ जो है किस पे डिपेंड रहता है, ध्वनि पर डिपेंड रहता है। तो देखिए क्या है, रेडियो नाटक में कहानी संवादों तथा ध्वनि प्रभावों पर ही आधारित होती है। इसमें कहानी का चयन करते समय ध्यान रखने वाली बातों पर का विवरण इस प्रकार है। पहली क्या चीज़ है, कहानी एक घटना प्रधान नहीं हो, मतलब एक ही घटना होगी तो क्या होगा, दृश्य भी एक ही लगा रहेगा, सब लोग उसी पे बात करते रहेंगे, तो क्या होगा, जो सुन रहा है, जो श्रोता है, वो बोर होने लगेगा। रेडियो नाटक की कहानी केवल एक ही घटना पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानी श्रोताओं को थोड़ी देर में उबाऊ बना देती है। इसीलिए रेडियो नाटक की कहानी में अनेक घटनाएं होनी चाहिए ताकि श्रोता ऊबे नहीं और सुनना पसंद करे। तो हमें क्या है, वो ऊब नहीं करनी अगर हम एक घटना पे करेंगे। दूसरा है अवधि सीमा, लिमिटेड सीमा में होना चाहिए। सामान्य रूप से रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं, क्योंकि रेडियो नाटक को सुनने हेतु मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक मानी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो क्या है, बहुत लंबे नाटक होंगे तो जो सुन रहा है वो अपना रेडियो बंद करके चलता बनेगा, क्योंकि उसे
बोरियत, एकाग्रता, जो कंसंट्रेशन लिमिट होती है वो 15 to 30 मिनट होती है, तो उतनी देर में आदमी ऊब जाएगा और वो रेडियो बंद करके चलता बनेगा। तो अवधि सीमा मतलब 15 से 20 मिनट, यानी कि आप 15 रखिए, 20 रखिए, 25 रखिए, 30 रखिए, इसके बीच में आपको रखना है। तीसरा है पात्रों की सीमित संख्या। तो यहाँ पर जितने भी आप पात्र ले रहे हैं, क्योंकि श्रोता जो है वो उन्हें आवाज के माध्यम से ही पहचान पा रहा है। अगर हम बहुत ज़्यादा पात्र रखेंगे तो जो श्रोता है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर पात्रों की संख्या भी लिमिटेड रखनी होती है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए। इससे पात्रों की संख्या 5-6 से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रोता ध्वनि के सहारे ही पात्रों को याद रख सकता है। यदि रेडियो नाटक में अधिक पात्र होंगे तो श्रोता उन्हें याद नहीं रख पाएगा। बहुत ज्यादा होंगे तो भाई उनको याद रखने में परेशानी आएगी। अब है तीसरा प्रश्न, कहानी की क्या विशेषताएं होती हैं? कहानी जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, हमें बताना है। देखिए क्या है, कहानी एक ऐसी गतिविधि है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जाता है। तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए उसका मनोरंजन पूर्ण, उसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। कहानी का संबंध लेखक और पाठक दोनों से होता है। कहानी कही या पढ़ी जा सकती है, हम या कोई हमको कहकर सुनाएगा या हम पढ़ लेंगे। कहानी का आरंभ, मध्य, अंत के आधार पर बांटा जाता है। तो कहानी का कथानक 3 आधार पर बांटा जाता है। कहानी में मंचसज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं होता। यहाँ पर इन सारी चीज़ों का कोई महत्व, क्योंकि ये तो नाटक से संबंधित है, तो इनका कोई भी महत्व नहीं होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 पर भी हमारे पास अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित ही प्रश्न है। यहाँ पर भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों हमें करने हैं और वो भी 60 शब्दों के अंदर। एक प्रश्न हमारा रहेगा 3 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही इसके कुछ दुष्परिणाम भी है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब इंटरनेट पत्रकारिता में क्या होता है, मान लीजिए अभी 2 मिनट पहले अगर कोई घटना घटी है तो वो तुरंत इंटरनेट पर फ्लैश हो जाती है, हमें पता चल जाती है। तो ये तो हमें बहुत जल्दी सारी खबरें हम प्रोवाइड कराता है, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे जो है दुष्परिणाम पड़ते हैं। ये तो अच्छी बात थी कि हमें अच्छे से खबर मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है, लेकिन अब इसके नुकसान क्या है वो देखिए। इंटरनेट आज पत्रकारिता का मुख्य आधार बन गया है, पर वह समाज के सारे वर्गों को अनेक आधारों पर विकृत भी कर रहा है। इसमें दुनिया भर सभी अच्छे बुरे कार्य साफ, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक देखे हैं, सुने जा सकते हैं। इसके कारण कच्ची बुद्धि का युवा वर्ग तेजी से अश्लीलता और नग्नता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसके संस्कार विकृत होने लगे हैं। तो देखिए क्या है भाई, जो नवयुवक होते हैं उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि क्या सही है क्या नहीं, तो वो इंटरनेट के जो फायदे हैं उसमें क्या नुकसान भी बहुत सारे, तो वो उन साइट्स पर चला जाता है जहाँ पे उस मन को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगर उसको कुछ गलत प्रवृत्तियां पड़ गई तो उसका जीवन बर्बाद हो सकता है। इससे अपराध जगत को नई दिशा प्राप्त हो रही है। अपराधी और आतंकवादी सरलता से सलाह मशवरा कर दुनिया के किसी भी कोने में आतंक फैलाने व धोखाधड़ी का कार्य कर रहे हैं। काले धन का लेन देन सरल हो गया है। पुस्तकीय ज्ञान की भी चोरी होने लगी है। तो देखिए कितना अपराध बढ़ रहा है। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जहां इंटरनेट पत्रकारिता के अनेक लाभ हैं तो वहीं उसके दुष्परिणाम भी हैं। तो इंटरनेट हमें यूज करना है, लेकिन बहुत ही सावधानी से, कि ऐसा ना हो कि हम किसी गलत राह पर चले जाएं या किसी गलत लोगों के चंगुल में फंस जाएं। तो हमेशा अपने पिता माता के गाइडेंस में रहिए, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ों को जानते और समझते हैं। तो जब भी कोई चीज़ परेशानी हो तो सबसे पहले मम्मी पापा के साथ ही शेयर कीजिए। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। पत्रकारीय लेखन क्या है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हमें सबसे पहले बताना है पत्रकारीय लेखन क्या होता है, फिर पत्रकार, 3 तरह के पत्रकार हैं उनको हम बताएंगे। समाचार पत्र अथवा जनसंचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। पाठकों को जागरूक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने के लिए लेखन के जिन विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पत्रकारीय लेखन कहते हैं। तो पत्रकारीय लेखन आपको समझ में आ गया। अब है पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार से तात्पर्य किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी से, जो वहां पूरे रूप से काम करे और महीने के अंत में वो पूरी सैलरी ले। नियमित यानी कि डेली ऑफिस जाए और वापस घर आए, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, पूर्णकालिक
पत्रकार। दूसरा आता है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करता है, यानी कि जो भी समाचार संगठन है उसके लिए उसे, इसको हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है कि आप खबर लाओगे तो हम आपको पैसे दे देंगे, तो वो हमारा अंशकालिक, यानी कि वो कुछ समय के लिए ही उस पर रहता है। फिर आते हैं फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता है, बल्कि वह समाचार पत्रों के भुगतान के आधार पर लेख सकता है। तो ये किसी एक समाचार पत्र से संबंधित नहीं रहता है। ये क्या करता है, एक साथ कई समाचारों के लिए काम करता है, खबर एकत्र करता है और जहां पे भी उसे अच्छे पैसे मिलते हैं उनको वो खबर दे देता है। तो ये एक साथ कई समाचारों में काम करता है स्वतंत्र रूप से। अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 में। क्या दिया गया? निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो अब यहां पर हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारी अंतरा बुक के काव्य खंड के प्रश्न। 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं और प्रश्न के जितने भी आंसर आप लिखोगे 60 वर्ड्स के अंदर ही होने चाहिए और इसके लिए हमें एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 2 मार्क्स। चलिए देखते हैं क्या है। होलिका दहन का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ा, 12मासा पाठ के आधार पर बताइए। भाई 12मासा में जो नागमती है वो विरह से पीड़ित है, पति है नहीं और वो पति को बहुत याद कर रही है। इसी बीच फागुन मास आ गया, फागुन मास में होली होती है, तो होलिका दहन जो किया जाता है वो क्या बोल रही है, वहाँ पर सब लोग होलिका दहन उसके लिए, लेकिन यहाँ तो मेरे अंदर ही होलिका की अग्नि जल रही है, वो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग भाई त्योहार मना रहे हैं लेकिन उन्हें बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। क्यों? क्योंकि उनके पति उनके पास में नहीं है। तो क्या है, देखिए, नायिका विरह से पीड़ित है, विरह की अग्नि उनके हृदय में होलिका दहन के समान प्रज्वलित है। अपने हृदय में विरह के कारण जलती हुई अग्नि से नायिका के मन में कष्ट है, किंतु वह कह रही है कि यदि उसके स्वामी उसे इस अवस्था में देख लेते तो उसे अपने जलने पर क्रोध नहीं होता। कहने का मतलब है अगर वो मुझे इस स्थिति में देख लेते तो शायद अगर मैं जल रही हूँ तो मुझे इतनी गुस्सा नहीं आती, क्योंकि वह यह तो देख लेते कि वह उनके विरह में कितना दुख झेल रही हैं, या यदि उनके प्रिय को उनका विरह में जलना ही पसंद है तो उसे विरह के जलने पर कोई क्रोध नहीं होता। अगर पतिदेव को ऐसा लगता कि भाई ठीक है, हम जलने में हमको इतना आनंद आ रहा है, तो हम उसके लिए, उनकी खुशी के लिए हमें ये जलन भी जो है मंजूर थी। दूसरा प्रश्न है, देखिए, निम्न काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पास जो एक काव्य है, काव्य खंड है, पद रखा गया है, इसको हमें देखना है, ठीक है। तो इसका काव्य सौंदर्य हमको बताना है। पहले हम पंक्ति को पढ़ेंगे। राधव एक बार फिर आवो, एक बर बाजी विलो की आपे बहुरो बने सिधावो, जे पर पाई पोख कर पंकज बार बार चुचुकारे, जो ही जीव हैं मेरे लाल लाडले ते अब निपट बिसारे, भरत सौगुनी सार करत हैं अति प्रिय जान तिहारे, तद्यपि दिन ही दिन होत झावरे मनु कमल हिम मारे, सुनो पथिक जो राम मिले बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी में हूं और सबही ते इनको बड़ो अंदेशो। तो यहाँ पर क्या कह रही है, कौशल्या माता राम जी के चले जाने से बहुत दुखित हैं, वो उनको बहुत याद कर रही हैं। तो याद करते करते हुए महल से बाहर आती हैं, कहाँ पर, उनके घोड़ों, प्रिय घोड़ों के पास में राम जी के, और वहाँ पर सामने ही रास्ता है तो वहाँ से पथिक जा रहे हैं। तो वो क्या बोलती हैं, पथिक को बोलती हुई कि पथिक जो है, तुम जाकर राम से मिलना और बोलना कि तुम्हारे जो घोड़े हैं वो दिन पे दिन बहुत ही दुर्बल होते जा रहे हैं, वो तुम्हारे दुख में दुखित हैं। भरत जो है ये जानते हैं कि ये तुम्हारे प्रिय हैं, तो उनकी बहुत देख रेख कर रहे हैं, बहुत जो है प्यार करते हैं, लेकिन तब भी इनकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती चली जा रही है। तो ये हमारा क्या था, ये पद था। अब इस पर आधारित हमको क्या करना है, इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष और कला पक्ष 2 पार्ट होते हैं, दोनों ही हम यहाँ बताएंगे। देखिए क्या है, प्रस्तुत काव्यांश में करुण एवं वात्सल्य भाव का वर्णन है। अब करुण रस क्यों है, क्योंकि उनका पुत्र उनके पास नहीं है। अब वात्सल्य क्योंकि वो अपना प्रेम भी प्रकट कर रही हैं बच्चे के प्रति, तो इसलिए ये दोनों ही रस यहाँ पर हैं। माता कौशल्या अपने पुत्र को देखने के लिए लालायित थे, इसलिए पुत्र को अयोध्या आने का संदेश देकर पथिक के माध्यम से देते समय वह घोड़ों की करुण दशा का सहारा लेती हैं। वह अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहती हैं कि जब घोड़ों की यह दशा है तब माँ की क्या दशा होगी। राम ने घोड़ों को दूध पिलाकर पाला, तो कौशल्या ने तो उन्हें अपना दूध पिलाकर पाला था।
प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य यही है। तो इसके पीछे छिपे हुए भाव को हमने बता दिया कि घोड़ों के माध्यम से कौशल्या माता अपनी दशा जो है वो राम तक पहुंचा रही है। अब क्या, प्रस्तुत काव्यांश में सशक्त ब्रजभाषा का प्रयोग है, छंद पद है, समस्त पद में अनुप्रास अलंकार है, कर पंकज में रूपक अलंकार है, मनहु कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिंबों का सुंदर प्रयोग है, व्यंजना शब्द शक्ति है। तो जितने भी आप अलंकार खोज सकते हो उसको सारे आप लिख देना। फिर यहाँ पर देखना ये छंद मुक्त है, छंद युक्त है, जैसे भी है आप उसको वो बताएंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये कला पक्ष निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको अगर अलंकार की पहचान है, छंद में बिंब वगैरह आप पहचान लेते हैं, बिंब कौन कौन से हैं तो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो है वो दृश्य बिंब भी है ना, स्पर्श बिंब भी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बिंब निकाल के दे दोगे। अब तीसरा प्रश्न है, विद्यापति के पदों के आधार पर नायिका की विरह वेदना स्पष्ट कीजिए। अब विद्यापति के जो पद हैं उसमें भी नायिका विरह से पीड़ित है। तो यहाँ पर नायिका कौन है? राधा है। तो उनकी जो विरह वेदना है वो हमें पूरी तरीके से यहाँ पर लिखनी है कि वो उन्होंने विरह में क्या क्या महसूस कर रही है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है, सभी कुछ। विद्यापति की विरहिणी नायिका को सावन महीने में अपने प्रियतम से अलग रहने के कारण कष्ट हो रहा है। उनके पत्र को प्रिय तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। उसे घर में अकेले रहना पड़ रहा है। उसके दुख पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। उसका मन उसके पास नहीं है, उसके प्रियतम उसके पास नहीं है। अपने प्रियतम के साथ किए गए रमण का आनंद उसे समझ में नहीं आया। वह उनके रूप दर्शन एवं मधुर बोल से तृप्त नहीं हो पाई है। उसे अपने प्रिय से मिलने से ही तसल्ली होती है। फूलों से भरे वन प्रदेश, कोयल की कूक तथा भौरों के गुंजन से नायिका बचना चाहती, क्योंकि ये सब उसी की विरह अग्नि को बढ़ा रहे हैं। नायक की याद में वह दिन प्रतिदिन दुबली हो रही है। दुर्बलतावश यदि वह धरती पर बैठ जाए तो उठ नहीं पाती है। कातर दृष्टि से चारों ओर देखते हुए अपनी नजरों से अपने प्रियतम को खोजती है। उसकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। नायक के विरह में वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान हो गई है। प्रिय के विरह में उसकी दशा दयनीय हो गई। तो देखिए, पहले पद से लेकर हर पद का हमने यहाँ पर दे दिया कि उसने क्या क्या महसूस किया है, क्या क्या उसके साथ हो रहा है, सभी कुछ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 11 में। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हमारे पास 2 काव्यांश दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो इसके लिए हमें मिलेंगे 6 मार्क्स। तो यहाँ पर पहला काव्यांश दिया गया, इसको पढ़ते हैं और इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करते हैं। विधई न सकहु सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसपारा। यह कहत मोहि अजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि कोभा। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरही की कोवत बाली सुसाली, ई मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। सपने हूँ दोसक ले सुन काहू, मोर अभागा उद्धति अव गाहू। बिनु समझे निज अध परिपाकू, जान ही जाए जननी कही काकू। हृदय हो हेरी हारहि सब ओरा, एक ही भांति भले ही सब मोरा। गुर गोसाई सबहि सिंह रामू, लागत मोहि नीक पिरनामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाऊ। प्रेम पर पंचु की झूठ फुरजानी, मुनि रघुरामा। तो जैसे भरत जी जो है ना, जब भाई राम जी को वनवास हुआ तो भरत जी वहां पर नहीं थे। अब जब राम जी चले गए तो वो चित्रकूट पहुंच जाते हैं। तब जो भरत जी अपने ननिहाल से जब अयोध्या पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई वनवास हो गया है। तो वो बहुत दुखित होकर सभी के साथ जो है वो वन को चल देते हैं। वहाँ पर इनको चित्रकूट पे उनसे मुलाकात होती है, वहाँ पे सभा लगती है। अब सभा में सबसे पहले गुरु वशिष्ठ जो हैं वो संबोधित करते हैं, उसके बाद भरत जी खड़े होते हैं वहाँ पर। तो अब भरत जी जो है वो बताते हैं कि मैं जो है राम के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाया। किस तरीके से वो राम की विशेषताओं का गुणगान करते हैं और अपने मन की व्यथा को बताते हैं कि भाई राम जी को जो ये वनवास हुआ है इसके लिए दोष मेरा है, मेरे भाग्य का है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, संदर्भ।
प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के भरत राम के प्रेम शीर्षक पद से संकलित है। यह पद तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धत है। प्रसंग देखिए क्या है। प्रस्तुत काव्यांश में चित्रकूट की सभा में राम के वन गमन के कारण दुखित भरत अपनी मनोव्यथा प्रकट कर रहे हैं। इस काव्यांश में भरत राम के वन गमन को अपने दुर्भाग्य से जोड़ते हैं कि भाई मेरा ही दुर्भाग्य रहा, मेरे ही उसके कारण आपको यहाँ पर वन में आना पड़ा है, ये चीज वो बता रहे हैं। अब देखिए इसकी पूरी व्याख्या हम करेंगे, जो अभी हमने जितना प्रसंग पढ़ा उसकी व्याख्या होगी। भरत राम के वन जाने से व्यथित हैं। वे राम वन गमन का कारण अपनी माता का व्यवहार मानते हुए लज्जित भी हैं। भरत कहते हैं कि अपने प्रिय बड़े भाई का स्नेह उन्हें मिल रहा था कि भाग्य ने यह खेल किया जिसमें मेरी माता का दोष भी है। वह यह कहते हुए दुख होता है कि मेरी माता के इस स्वार्थपरक कार्य ने मेरे प्रभु श्री राम और मेरे बीच यह भेद किया। वैसे मेरा यह कहना भी शोभा नहीं देता कि मैं दोषी हूं। कोई भी अपनी समझ से सज्जन नहीं हो जाता। मनुष्य सज्जन तभी होता है जब दूसरे उसे वैसा समझते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी माता नीच है और मैं सदाचारी मन में भी भाव लाना ही करोड़ों दुराचारों के समान है। कि मतलब मैं अपनी माता को नीच कहूँ, ये सोचना भी मेरे लिए जैसा है बहुत बड़ा बुरा है। जैसे हजारों दुराचारियों को मेरे, तो मतलब माँ को हम बुरा नहीं कह सकते, जरूर ये मेरे भाग्य का दोष रहा होगा। क्या कोदों यानी एक फसल के बीज से धान की फसल संभव है और घोंघा के शरीर में काली मिट्टी से मोती का बनना संभव नहीं है। ये चीज बताते हैं, कुछ चीजें असंभव होती हैं। एक दाने से बहुत अच्छी फसल नहीं हो सकती, उसके लिए बहुत सारे दाने चाहिए होते हैं। सपने में भी कोई मुझे निर्दोष नहीं मान सकता, मेरा दुर्भाग्य अथाह सागर के समान है। मतलब इन्होंने घोंघा और फसल के हिसाब से ये चीज बताने की कोशिश करी। कोई ये कहे कि भरत निर्दोष है तो मैं ये चीज नहीं मानता, क्योंकि मेरा दुर्भाग्य ही है कि आप यहाँ पर हैं। भरत कहते हैं कि मैंने अपने पाप का परिणाम जाने बिना ही माता के प्रति कटु वचन कहे। मतलब एक तो मेरा दुर्भाग्य था कि आप वन में आए, और दूसरा जब मैं ननिहाल से वहां पहुंचा अयोध्या तो क्या हुआ, जब मुझे पता चला तो मैंने माँ को बहुत कटु वचन कहे, और ये जाने बगैर कि ये मेरे दुर्भाग्य के कारण है तो मैंने माँ को इतना बुरा भला कह दिया। तो उसके लिए भी मैं बहुत प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने देख लिया कि मेरी भलाई का कोई कारण सामने नहीं है। अब गुरु वशिष्ठ और प्रभु राम ही मुझे मेरी भलाई का मार्ग बता सकते हैं। भरत कहते हैं कि साधुओं की इस सभा में मैंने जो बातें कही वह झूठ है या सच, इसे बताने में गुरु वशिष्ठ तथा श्री राम ही समर्थ हैं। तो मतलब मैंने झूठ कहीं सही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे मन में जो थी वो मैंने सभी रख दी। अब सही है कि गलत है ये बात हमें गुरु वशिष्ठ या राम ही बता सकते हैं। अब अथवा करके हमारे सामने दूसरा काव्यांश है। अब इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो देखिए क्या है। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो ये अपनी धाती मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभाले यह मुझसे इसमें मन की लाज गंवाई। तो किससे लिया गया है, ये देवसेना के गीत से हमारे सामने प्रस्तुत है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के देवसेना गीत शीर्षक पाठ से उद्धत है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह कविता कवि की नाट्य संरचना स्कंद गुप्त के 5वें अंक के 6ठे दृश्य का एक अंश है। तो देखिए ये जितनी भी चीजें हैं आपके बुक में ऑलरेडी दी हुई हैं, ये वहीं से संदर्भ बनाया गया है। अब आते हैं इसका प्रसंग, देखिए कि इसमें क्या बोला गया है। देवसेना स्कंद गुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करके दुखी है। राष्ट्र सेवा के व्रत में एक त्याग परक जीवन को वर्ण करके उसने अपने सभी सुखों की आहुति दे दी है। स्कंद गुप्त के प्रणय निवेदन को अस्वीकार करना उसकी एक बड़ी भूल थी। कि मतलब उसने ये लगा कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, अब हम इनसे प्यार नहीं करेंगे, जबकि प्यार पहले से करती थी। तो उसने अस्वीकार कर दिया। अब उसे बाद में पश्चाताप हो रहा है कि भाई मैंने क्यों स्वीकार किया, जिसे देवसेना इस काव्यांश में स्वीकार कर रही है कि ये उनका गलत निर्णय था। अब व्याख्या देखिए क्या है। देवसेना इन पंक्तियों में अपनी व्यथा को अभिव्यक्त करती हुई आत्मचेतना तथा नारी संघर्षों को सामने लाती हैं। उसकी पीड़ा मानवता की पीड़ा को परिभाषित करते हुए काव्यांश में स्पष्ट होती है। प्रलय विनाशकारी होता है। देवसेना के जीवन रूपी रथ पर प्रलय चढ़ गया है, अर्थात विनाश की प्रक्रिया देवसेना के जीवन में शुरू हो गई है।
यानी कि अब उनका जीवन समाप्त होकर ही रहेगा। जीवन संध्या पर जीवन के बचे हुए शेष दिन देवसेना को अपने जीवन का मूल्यांकन करने के लिए विवश कर रहा है। अब क्या है, वो उसके जीवन की संध्या, यानी कि अब वो जो है मृत्यु शैया पे आ चुकी है कि जल्दी उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अब उसने अपने जीवन की जितनी भी चीजें हुई हैं उनका आकलन वो कर रही है कि क्या सही था, क्या क्या गलत था, इन सारी चीजों का। वेदना को झेलना उसकी नियति बन गई है, क्योंकि प्रलय का पथ निहित तथा प्रलय तो अपने पथ पर आगे बढ़ता है, किसी के रोकने से रुकता नहीं। उस विनाशकारी प्रलय से देवसेना ने अपने दुर्बल पद यानी कदम के भरोसे प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करी कि अब जो उसने क्या था, प्रलय जो आगे आगे चल रहा था, यानी कि उनके जीवन का जो विनाश था वो आगे आगे चल रहा था, लेकिन तब भी देवसेना ने उससे संघर्ष करने की कोशिश करी। यह उसकी भूल थी, क्योंकि देवसेना को ज्ञात होते हुए भी कि वह कभी हृदय से पराजय को स्वीकार नहीं कर पाएगी। मतलब वो उसने कोशिश तो करी लेकिन वो उसमें जीत नहीं पाएगी, ये चीज कहीं ना कहीं सही थी। देवसेना ने दुख, पीड़ा, वेदना, संघर्ष आदि को प्रलय के समान कष्टदायक बताया है कि मतलब ये इतनी पीड़ा है कि जैसे प्रलय में कष्ट होगा उस तरीके से उसे कष्ट हो रहा है। देवसेना के हृदय में स्कंदगुप्त का प्रेम धाती यानी धरोहर के रूप में सुरक्षित है। मतलब वो उसको स्वीकार तो नहीं कर पाई, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो स्कंदगुप्त से प्यार करती है, तो वो आज भी उसके हृदय में बसा हुआ है, जिसे उसने बरसों से संभाल कर रखा है। उसकी अंतः चेतना में स्कंदगुप्त का प्रेम है जो उसकी स्मृति में दबा हुआ है। स्कंदगुप्त की उस प्रेम रूपी धरोहर को संभाले रखना अब देवसेना के लिए संभव नहीं है, इसीलिए वह उसे लौटाना चाहती है। उसकी करुणा रूप स्थिति ही उस पर करुणा कर रही है। देवसेना के सामने दो चुनौतियां धरोहर के रूप में उपस्थित हैं, स्कंदगुप्त के प्रति उसका गुप्त प्रेम भाव तथा राष्ट्र के प्रति सेवा भाव। इन दोनों के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा की भावना से वह अब मुक्त होना चाहती है। वह मन से लज्जित महसूस करने लगी है तथा उसके मन की लज्जा विलीन हो चुकी है, यानी कि वो बहुत कर रही है कि किस तरीके से इस चीज़ से निकले, पर वो निकल नहीं पा रही है क्योंकि वो जानती है कि जो उसने किया गलत है। उसका अफसोस ही उन्होंने इस काव्यांश में दिखाया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया है, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में हमें देने हैं। अब ये हमारे पास पे क्या दिया गया, हमारे गद्य खंड, अंतरा के गद्य खंड से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें से हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये हमारा एक प्रश्न रहेगा 2 मार्क्स का और 40 शब्दों में देना है, ध्यान रखिएगा। तो पहला प्रश्न है, संवदिया कहानी में हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो जाता है और क्यों। भाई बड़ी बहू ने हरगोविंद को बुलाया कि भाई संदेश देना। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे जो मुदियाइन होती है वो उनसे बहुत झगड़ा कर रही होती है दिए हुए पैसों को वापस मांगने के लिए। उन स्थिति को देखकर वो पुराना समय याद करता है कि जब बड़ी बहू यहाँ ब्याह कर आई थी, उनके हाथों में मेहंदी लगती थी, उसी मेहंदी से जो है नाउन अपना पूरा परिवार पाल लेती थी, कितनी चहल पहल थी, कितने मजदूर थे, सभी कुछ वो याद करने लगता है। देखिए क्या है, बड़ी हवेली की वर्तमान स्थिति को देखकर हरगोविंद को पुराने दिनों की वैभवपूर्ण स्मृतियों की याद आने लगी। हरगोविंद बड़ी बहुरिया के बुलावे पर बड़ी हवेली गया। बड़ी हवेली की टूटी ड्योढ़ी पार कर अंदर जाते ही उसे वहां की दरिद्रता से भरा वातावरण देखा। एक समय था जब हवेली में नौकर चाकर तथा जन मजदूरों का तांता लगा रहता था। बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाने वाली नाइन का पूरा परिवार उसी से पलता था। मतलब मेहंदी लगा के वो इतना कमा लेती थी कि उसका खाना पीना उसी में हो जाता था। किंतु बड़े भाई की मृत्यु के बाद 3 छोटे भाइयों द्वारा बड़ी बहुरिया के साथ किए गए अशोभनीय व्यवहार तथा जमीन जायदाद को बांटकर सभी के शहर में जाकर बस जाने इत्यादि अतीत की स्मृतियों में बड़ी हवेली पहुंचकर हरगोविंद खो गया। अब वह वैभवपूर्ण हवेली के स्थान पर नाम मात्र की हवेली रह गई थी। तो वो सारी पुराने समय को याद करके अब बड़ा अफसोस कर रहा था कि क्या समय था, हवेली में कितनी चकाचौंध थी और अब क्या कंडीशन है। अब आते हैं, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, गांधी, नेहरू, यासिर अराफात पाठ का उद्देश्य बताइए। अब ये जो पाठ हमारे सामने यहाँ पर गांधी जी से भी हमारे लेखक की मुलाकात होती है, नेहरू जी से भी होती है और यासिर अराफात जी से भी होती है। तो इस पाठ पे हमें क्या समझाने की कोशिश की गई है, देखिए क्या है। गांधी, नेहरू, यासिर अराफात पाठ भीष्म सहानी की आत्मकथा आज के अतीत का एक अंश है जो संस्मरण के रूप में लिखा गया है। इसमें लेखक ने अपनी किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक के अनुभवों को स्मरण के आधार पर अभिव्यक्त किया है। सेवाग्राम में गांधी जी, कश्मीर में नेहरू जी और फिलीपींस में यासिर अराफात के साथ उनके साथ व्यतीत किए गए कुछ क्षणों का चित्रण प्रभावशाली ढंग से किया गया है।
लेखक ने पाठ के बीच बीच में अपने रोचक अनुभवों को भी जोड़ा है, जिससे यह संस्मरण अत्यंत रोचक और पठनीय बन गया है। इस पाठ में रचनाकार के व्यक्तित्व तथा 3 महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही राष्ट्रीयता, देश प्रेम और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि इतने बड़े बड़े व्यक्ति भी कितना ही जो है वो आम व्यक्तियों जैसे रखते हैं, सोच रखते हैं। देश प्रेम उनके लिए क्या था, राष्ट्रीय चेतना क्या है, मैत्रीय संबंध क्या है, ये सभी चीज इस पाठ में हमने देखा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में, औद्योगिकरण ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया है, जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर बताइए। औद्योगिकरण ने हमारे पर्यावरण को बहुत हद तक प्रभावित किया है, चाहे वो वन का कटना हो, चाहे नदियों का हो, हर जगह ये प्रदूषित हुई है। तो देखिए, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि औद्योगिक विकास के नाम पर लोगों की जमीनें ले ली गई हैं तथा उन्हें विस्थापित कर दिया गया है। औद्योगिकरण ने लोगों को अपनी जमीन से हमेशा के लिए निर्वासित करते हैं। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जाते हैं, चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा वापस भी चले आते हैं, अपने जाने पाने परिवेश में लौट आते हैं। लेकिन औद्योगिकरण की आंधी से मनुष्य व उसका आवास स्थल हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। उनके औद्योगिकरण के लिए जो जमीन ली जाती है वो हमेशा के लिए ले जाती है, फिर वो वापस नहीं जा पाती है। पेड़ों के कटने तथा उद्योगों की चिमनियों से निकलने धुएं ने वातावरण को प्रदूषित किया है। हवा, पानी, धरती सब प्रदूषित होती चली गई है तथा मनुष्य का जीवन संकटपूर्ण हो गया है। औद्योगिकरण के विस्तार ने पर्यावरण के संकट को बढ़ाया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने तथा प्रदूषण फैलने से प्रकृति में असंतुलन हो गया है, जो यदि इसी प्रकार बढ़ता गया तो ये भविष्य में बहुत भयावह हो जाएगा। तो मतलब का जहां विस्थापन जैसी एक समस्या निकलकर सामने आई है, तो वहीं पर्यावरण भी बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित हो रहा है। प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पर हमारे सामने गद्य खंड का एक गद्यांश रखा गया है। गद्य खंड हमारी बुक का जो है उसमें से किसी एक पाठ का अंश है, इसे पढ़ना है और इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो देखें, पहले पढ़ते हैं। जो ये हमारा रहेगा ये हमारा 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, क्या है देखिए। अखबार मेरे हाथ में था, तभी मुझे एक बचकाना सी हरकत सूझी। मैंने फैसला किया कि मैं अखबार पढ़ता रहूंगा और तभी नेहरू जी के हाथ में दूंगा जब वह मांगेंगे। कम से कम छोटा सा वार्तालाप तो इस बहाने हो जाएगा। नेहरू आए, मेरे हाथ में अखबार देखकर चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। वह शायद इस इंतजार में खड़े रहे कि मैं स्वयं अखबार उनके हाथ में दे दूं। मैं अखबार की नजरसानी क्या करता, मेरी तो टांगे लरजने लगी थी। डर रहा था कि नेहरू जी बिगड़ ना उठे, फिर भी अखबार को थामे रहा। कुछ देर बाद नेहरू जी धीरे से बोले, आपने देख लिया हो तो क्या मैं एक नजर देख सकता हूँ? सुनते ही मैं पानी हो गया और अखबार उनके हाथ में दे दिया। तो ये गद्यांश लिया गया है गांधी, नेहरू, यासिर अराफात चैप्टर से, और इसके राइटर जो है वो है भीष्म साहनी जी। किस तरीके से हमारे राइटर यानी भीष्म साहनी जी की मुलाकात नेहरू जी के साथ हुई थी और उन्होंने एक बचकानी सी हरकत उनसे बात करने की कोशिश में करी थी, वो चीज़ यहाँ पर उन्होंने बताई है। अब इसका संदर्भ है, देखिए क्या है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित पाठ गांधी, नेहरू, यासिर अराफात से उद्धत है। इसके लेखक भीष्म साहनी है। प्रसंग है, लेखक ने नेहरू जी के साथ अपनी भेंट का जिक्र किया है। अपनी किशोरावस्था में नेहरू जी के से बात करने के लिए जिस अवसर को लेखक ने बचपन से ढूंढा था उसका वर्णन यहाँ किया है। तो वो एक मतलब उन्होंने एक छोटा सा वाक्य ढूंढा कि चलो इस तरीके से कम नेहरू जी से बात तो होगी, वो चीज़ उन्होंने करी है। व्याख्या देखिए क्या है। लेखक नेहरू जी से बात करने का इच्छुक था। नेहरू जी अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान लेखक के फुफेरे भाई के बंगले में ठहरे थे। लेखक नेहरू जी से बात करने की तरकीब ढूंढ रहा था। एक दिन सवेरे उसने अखबार पढ़ना शुरू किया। देखिए भाई, नेहरू जी डेली आते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो उसने कहा कि इसी अखबार के जरिए मैं उनसे बात करूंगा। तो नेहरू जी के आने से पहले उन्होंने अखबार ले लिया। उसने सोचा कि अखबार नेहरू जी के हाथ में तब दूंगा जब वे मांगेंगे, इसी बहाने वार्तालाप का मौका भी मिल जाएगा। नेहरू जी आए, किंतु लेखक के हाथ में अखबार देखकर कुछ देर तक एक कोने में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करते रहे। लेखक अखबार पर नजर देने के बदले नेहरू जी के क्रियाकलापों को देख रहा था। मतलब अखबार पढ़ने का नाटक कर रहा था, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा था, वो देख रहा था कि नेहरू जी क्या कर रहे हैं।
काफी देर इंतजार करने के बाद नेहरू जी ने लेखक से अखबार की मांग की। उनके मांगने की शालीन तरीके को देखकर लेखक बहुत शर्मिंदा हुआ। मतलब होता है इतने सभ्य तरीके से उन्होंने मांगा कि लेखक को अपने आप में ही शर्म आने लगी थी। अब हम आ गए प्रश्न संख्या 14 पे। ये हमारे प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। यहाँ पर हमारे सामने हमारी बुक अंतराल भाग 2 के जो है प्रश्न रखे गए हैं 2, जिसमें से एक प्रश्न करना है और वो भी हमें 60 शब्दों में हमें लिखना है। ठीक है, इसके लिए हमें नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के 3 नंबर। ठीक है, तो 2 प्रश्न, दोनों में से कोई एक करना है। पहला प्रश्न है, सूरदास की झोपड़ी कहानी से उभरने वाले जीवन मूल्यों का उल्लेख करते हुए आज के संदर्भ में उनकी उपयोगिता पर लगभग 150 शब्दों में प्रकाश डालिए। तो अब यहाँ पर आप परेशान नहीं होइएगा कि 150 शब्दों में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर 60 शब्दों में ही देना है। आइए चलिए देखते हैं क्या है। सूरदास की झोपड़ी कहानी से उभरने वाले जीवन मूल्य निम्नलिखित हैं। क्या है ये जीवन मूल्य? देखिए, कर्म पथ पर डटे रहना, यानी कि हमारा जो कर्म है हमने उस पर डटे रहना है। कहानी में सूरदास विषम परिस्थितियों में भी जीने की राह ढूंढ लेता है और समस्याओं का डटकर मुकाबला करता है। इस प्रकार कहानी के माध्यम से हमें विषम परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारकर कर्म पथ पर डटे रहने की प्रेरणा मिलती है। कि मतलब कि माना कि हमारी मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो हमारा कर्म है हमें उस पर डटे रहना चाहिए। आत्मविश्वासी बनना, कि मतलब हमें अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम ये काम कर सकते हैं। सूरदास को भी ये था, तभी उसने बोला कि कोई 100 लाख बार जलाएगा, हम 100 लाख बार बनाएंगे झोपड़ी को। सूरदास की झोपड़ी जला दी जाती है, उसकी जीवन भर की कमाई लूट ली जाती है, फिर भी वह सोचता है कि वह पैसा फिर से कमाएगा। वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। इस प्रकार कहानी हमें आत्मविश्वासी बनने की सीख देती है। मिठुआ के प्रश्न पर उत्तर देते हुए सूरदास का यह कहना कि कोई 100 लाख बार उसकी झोपड़ी जला दे तो वह 100 लाख बार उसे बनाएगा, उसके आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। मतलब उसे अपने ऊपर विश्वास है कि वो ये सारी चीजें कर सकता है और वो आगे करता रहेगा। तीसरा जीवन मूल्य है आशावादी बनना, यानी कि होप नहीं छोड़ना। लाइफ में चाहे जितनी टफ सिचुएशंस हो, लेकिन हमें होप नहीं छोड़नी है। सूरदास झोपड़ी के जलने और रुपयों के खोने के गम में उदास होकर रोने लगता है, पर घीसू के द्वारा मिठुआ को कही बात सुन तुम खेल में रोते हो को सुनकर वह फिर से उत्साहित हो जाता है और उसे जीवन खेल की तरह लगने लगता है, जिसके खिलाड़ी हार जीत से परे होकर अंत समय तक मैदान में डटे रहते हैं। घीसू के इसी कथन के प्रभाव से वह झोपड़ी के पुनर्निर्माण में जुट जाता है। कि मतलब घीसू से जो बात उसे सुनी, उसे बहुत प्रेरणा मिलती है और वो दोबारा झोपड़ी बनाने में लग जाता है। इस प्रकार कहानी आशावान बनने की प्रेरणा देती है। वर्तमान समय में उपर्युक्त जीवन मूल्यों की बहुत उपयोगिता है। आज के मनुष्य को आत्मविश्वासी आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना कर सके। मतलब इस तरह की सिचुएशन बहुत सारी बनती हैं, लेकिन हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में, प्रकृति सजीव नारी बन गई। इस कथन के संदर्भ में लेखन की प्रकृति, नारी तथा सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। लेखक विस्कोहर की माटी में जब अपने से बड़ी उम्र की औरत के प्रति जब आसक्त हो जाते हैं, तो उन्होंने जब उस स्त्री को देखा तो उन्होंने कहा कि प्रकृति जो है वो एक नारी का रूप लेकर सामने आ गई। तो यही चीज़ उन्होंने बताई है यहाँ पे। अब उनके लेखक का इन तीनों चीज़ों का प्रति, नारी और सौंदर्य के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बताना है। लेखक कहता है कि जैसे जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में अधिक अंतर नहीं होता, बरसात की शीतल चांदनी में मधुरता और सौंदर्य अधिक होता है, वैसी ही मधुरता जैसे विस्कोहर की उस औरत में है जिसे उसने पहली बार अपने रिश्तेदार के यहाँ देखा था। उस नारी को देखकर लेखक को लगा कि जैसे कि बरसात की चांदनी रात में जूही की प्रेरक गंध आ रही हो। चांदनी और जूही के फूल में अत्यधिक समानता है। मतलब चांदनी रात हो एक तो ऊपर से जूही का फूल हो तो कितनी सौंदर्य रहेगा, ये चीज उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है। चांदनी में भी प्रकृति, फूल में भी प्रकृति और उस गंध में भी प्रकृति। वह नारी जूही की लता बन गई थी। मतलब चांदनी रात है और वो औरत कैसी लग रही थी? जूही की लता लग रही थी, यानी कि अति सुंदर। इसी रूप में प्रकृति सजीव नारी बन गई और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी तथा गंध को देखता रहा। सौंदर्य क्या है? विश्वनाथ ने इसे समझा।
लेखक मानता है कि प्रकृति के सौंदर्य की पूर्ण परिणति में ही जीवन की सार्थकता है और यही वास्तविक सौंदर्य है। यानी कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हम उससे बहुत कुछ चीजें अपने जीवन की सिमिलर कर सकते हैं। ये चीज उन्होंने उस नारी की तुलना करते हुए हमें समझाई है। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र संख्या 8 यहाँ समाप्त होता है। तो अब आपको समझ में आ गया ना किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी हमारे पास और प्रश्न पत्र हैं जिन्हें लेकर हम जल्दी आपके सामने उपस्थित होंगे, यानी कि प्रश्न पत्र संख्या में 9 में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।